नमस्कार। आज स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स IPS एकेडमी में श्री राजमल जी पोरवाल लेक्चर सीरीज स्वर वार्ता के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके लिए हमारे बीच आज मौजूद है सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर जी। कृपया सभी ध्वनि से स्वागत। मैं वैभवी देशपांडे स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स IPS एकेडमी की तरफ से आपका अंतःकरण से स्वागत करती हूँ। अब मैं हमारी आज की अतिथि डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर जी का छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर जी संगीत जगत में एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आप बचपन से ही प्रतिभावान थी एवं गायन में रुचि रखती थी। आपने गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता पंडित श्री सुधाकर दीक्षित जी एवं अपनी माता श्रीमती राजेश्वरी दीक्षित जी से ली और 6 साल की उम्र से ही आपने ग्वालियर घराने की विधिवत तालीम ली। साथ ही अभी आप जयपुर अतरौली घराने की सुप्रख्यात गायिका विदुषी डॉक्टर श्री अश्विनी भिड़े देशपांडे जी से शिक्षा ले रही हैं। आप शास्त्रीय, उपशास्त्रीय एवं सुगम संगीत तीनों में ही समान अधिकार रखती हैं। आपने PhD की उपाधि डॉक्टर पुरु दधीच के मार्गदर्शन में की है। आप अभिनव कला समाज इंदौर की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही NCCR न्यू दिल्ली की पैनल आर्टिस्ट भी हैं। आप लगभग 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और भारत ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा भी दे रही हैं। साथ ही माता जीजाबाई गर्ल्स कॉलेज में सहायक प्राध्यापक भी हैं। आपने कई प्रतिष्ठित मंच जैसे कालिदास समारोह उज्जैन, भारत भवन भोपाल, बाबा अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, तानसे समारोह आदि स्थानों पर शिरकत की है। ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि एक बार फिर से आप मैडम का स्वागत करतल ध्वनि के साथ करें। अब मैं डांस डिपार्टमेंट की प्रमुख डॉक्टर नेहा कोकरे जी को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और मैडम का स्वागत करें। अब कार्यक्रम को अधिक विलंब न करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं मैडम से अनुरोध करूंगी कि मैडम अब आप इस कार्यशाला को। सबको मेरा नमस्कार। संगीत विषय में आज हम बहुत कुछ बातें करेंगे। आप लोग संगीत सीख रहे हैं अभी ना? कैसा महसूस कर रहे हैं? खुश हैं? कुछ और अभिव्यक्ति बताओ ना। बहुत सारे बातें हैं करने को। खुश तो होते हैं हम, लेकिन क्या उसमें क्या एक्सप्रेशन है सीखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ लोग मैं जानती हूँ, कुछ लोग अपने करियर पर्पस से संगीत सीख रहे हैं, कुछ लोग हॉबी के तौर पे सीख रहे होंगे। तो वो जो हॉबी के तौर पे सीख रहे हैं ना, उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत लाभ है उसमें। क्योंकि सबसे पहले तो म्यूज़िक हमको मेंटल पीस देता है। दिन भर जितना हमारा वर्किंग लोड होता है, हम अलग अलग सब्जेक्ट से कंसर्न रहते हैं और यात्रा करते रहते, ट्रैवल करते रहते, थक जाते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो यदि कार हो तो कार में म्यूज़िक चला लेते हैं, अच्छा लगता है। एयरपॉड्स हो तो अपने 2 व्हीलर पे भी सुन लेते हैं। मतलब म्यूज़िक तो हमारा बहुत परम मित्र बन गया है। तो बस इसी विषय को जो बहुत नेचुरल है, हम जब थोड़ा सा गहरा जाते हैं उस विषय के बारे में, अगर कुछ समझना चाहते हैं, तो फिर अनुभव जिनके ज़्यादा हो जाते हैं, साधक जो हो जाते हैं संगीत के, उनसे हम अपने विचारों को साझा करते हैं या अपने गुरुओं से अपन उसको थोड़ा डिटेल सीखते हैं। और ऐसा सिर्फ म्यूज़िक में नहीं है, ये सारे विषयों में होता है। जो विषय अपने आप जो चुनते हैं, जो आपका शौक़ है, उसमें आप हमेशा कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। कुछ डीप नॉलेज लेने के लिए हम लोग एकेडमीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, राइट? मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम सैद्धांतिक पक्ष, थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ म्यूज़िक या थोड़े से एथिक्स पे बात करें। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा सुरों की तरफ लेके जाना चाहती हूँ।
और आप सुनिए, मैं थोड़ी सी मेरी स्वर साधना आपके सामने करती हूँ। उसके बाद मेरे गा लेने के बाद आप क्या फील करते हैं आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं आप सबसे बात भी करते जाऊँगी। चूँकि हमारा वार्ता सेशन है, स्वर वार्ता जो है ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एमए के विद्यार्थी होंगे। राग नट भैरव मैं 2 बंदिशें में गाती हूँ और हम लोग सांगीतिक शुरुआत करेंगे अपनी चर्चा की। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम संगीत सीखते हैं तो पहले आलाप करते हैं किसी भी राग का, है ना। उसके बिना उसकी भूमिका नहीं बन सकती। एकदम बंदिश हम शुरू नहीं करते हैं, इसलिए मैं भी अपनी बंदिश गाने के पहले थोड़ा सा आलाप गाऊंगी। आराम से बजाओ खोल के। इसको ढक्कन निकाल लो। ठीक है, शब्दों पर ध्यान दीजिए जो मैं बंदिश गा रही हूँ। मैं सवाल करूंगी इस पर आपसे। ठीक है, गुनियाला बखान है गुल के, गुनियाला बखान है गुल के, गुनियाला बखान है
गुणगान गुण के चर्चा करत सुरताल के गुणगान बखान गुण की चर्चा बुरी या बचाओ हाँ चर्चा कर गाने में भी चर्चा आ रही है देखो चर्चा कर चर्चा करता है गुणगान बखान गुण के चर्चा करत सुरताल के गुणगान बखान चर्चा करत गुणगान बखान
स्वर साधना में लीन, स्वर साधना, स्वर साधना, 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 स्वर साधना में लीन, स्वर साधना, स्वर साधना में लीन, राग के भेद नाद सब जानो, चर्चा करत सुरताल की गुणी गलवकार, गुण की गुणी गल, थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। करत सुरताल की गुणी गलवकार, गुण की गुणी गल, गुणी गल, गुणी गल, गुणी गलवकार, गुड़ियाना बखाने, गुड़ की चर्चा की गुणी गलवकार, गुड़ी गल बखाने, गुण की गुणी गलवकार, गुणी गल बखाने, गुणी गल बखाने, गुण के गुणी गल, गुणी गल बखाने, गुणी गल बखाने। शाबाश। बखाने गुण की गुणी गल, पा मगरे सा नि सा ध नि सा रे सा गुणी गल, प ध नि नि ध प म प ध प म ग रे ग म प म ग रे सा गुणी गल, सा सा रे रे ग ग म म प म म ग म प म ग रे सा गुणी गल, प ध नि सा रे सा नि ध प ध नि नि ध प म प म ग रे सा गुणी गलवकार,
पर कृपा करो, वो पर वापस आ रहे पा करो, वो पर कृपा करो, वो पर कृपा करो, वो पर कृपा वो पर कृपा करो, है दुनिया न पालन करता विघ्न हरता। मो पर कृपा करो, मो पर कृपा। ये बंदिश सम से शुरू नहीं होती है, ध्यान रखो। मो पर कृपा करो, मो पर कृपा। हम लोग कई बार सम से शुरू करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बीच में कहाँ सम आ रही है, लेकिन बंदिश का बनाव ही ऐसा है। मेरी गुरुजी की बंदिश है, अश्विनी ताई की। फिर से सुनो। मो पर कृपा करो, मो पर कृपा करो, मो पर कृपा करो, मो पर कृपा करो, मो पर कृपा मो पर कृपा करो, है गुनिया पालन करता विघ्न हरता। मो पर कृपा। हाँ, क्या बात है। अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक, सकल जगत सुखदायक, सकल जगत सुखदायक, सकल जगत सुखदायक, शुभंकर विनायक, सब सुख करता वो पर कृपा करो, वो पर कृपा करो, वो पर कृपा कृपा करो, वो पर कृपा कृपा पालन करता विघ्न हरता। मो पर कृपा मो पर मो पर मो पर कृपा करो, मो पर कृपा मो पर कृपा करो, मो पर कृपा 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 करो। थोड़ा सा राग का ध्यान कर लेने से हमारा मन शांत हो जाता है।
अब आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा सा एक एक बात करो मेरे से। या तो आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए आप लोग चुप हैं। सिर्फ अच्छा कह देने से अभिव्यक्ति खत्म नहीं हो रही बेटा, मैं आपके अंदर की जिज्ञासाएं सुनना चाहती हूँ। कैसा आपने फील किया या प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग आपको क्या लगता है? हाँ बात करो। ठीक है, तो हमारा पहला सबक अगर हम लें किसी भी संगीत को सुन लेने के बाद, अगर वो संगीत बहुत सूदिंग चल रहा है या स्पिरिचुअल म्यूज़िक चल रहा है तो डेफिनेटली ये मानसिक शांति देता है। संगीत के कई रूप हैं जैसे आपको पता है, ब्रंटली सुनी जाए अगर इसको रॉक म्यूज़िक में आप सुने तो हम लोग कहाँ झुक जाते हैं? शारीरिक संचालन की तरफ, अपने आप नृत्य करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। संगीत को सिर्फ ऐसे गंभीरता से बैठ के शाणे बच्चे जैसा सुनने जैसा नहीं है, वो बहुत सारे रूप हैं इसके, ठीक है ना। और जैसे कि आप युवा हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर है, बहुत अच्छा आपसे उम्मीद है, तो जो आप लोग करते हैं वो एनर्जेटिक होता है जनरली, सही है ना भाई। मेरी और आपकी एनर्जी में फ़र्क है, मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, मैं जितनी एफिशिएंटली मैं आपको काम एंड कूल बातें समझा सकती हूँ उतनी एफिशिएंटली आप लोग मुझे नहीं समझा सकते, और जितने एफिशिएंटली आप लोग इतना अच्छा उछल कूद करके बहुत अच्छा कुछ बता सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। तो दोनों एनर्जीज़ में फ़र्क है, लेकिन दोनों एनर्जीज़ का बहुत एडवांटेज भी है और उसमें बहुत ऐसी बातें हैं कि जो हमको समझनी ज़रूरी है। और ये इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिससे कि आप लोग अवेयर रहें। इसके लिए मैं सारंग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ याद किया आप लोगों से चर्चा करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम संगीत को जानने का प्रयास करें। संगीत क्या है बताओ, इसको बंद कर दो। थोड़े से डीप क्वेश्चंस हैं मेरे, लेकिन आप बहुत लाइट आंसर भी दे सकते हो। संगीत क्या है बताओ, कोई अगर डिफाइन कर सकता हो तो प्लीज़ बात करें। संगीत वो है जिसके द्वारा हम अपने मन की भावनाओं को स्पष्ट रूप से, प्रमुख रूप से स्पष्ट करते हैं लोगों के सामने। वेरी नाइस। एनीबडी और कोई गर्ल्स में से प्लीज़ टॉक करेंगे बेटा आप लोग। नीचे क्यों देख रहे हैं? मेरे को देख के बात करो ना, बात कर सकते हो आप अच्छे से। अभी तक आप सीखते चले आ रहे हो, इतनी अच्छी क्लासेस हो रही होंगी, कंडक्ट हो रही होंगी क्लासेस, तो नई नई चीज़ें सीखी होंगी, तो कुछ समझा तो होगा। संगीत की डेफिनेशन ही बता दो चलो। गायन वादन नृत्य। चलो कहीं से तो शुरुआत हो गई। मतलब संगीत एक ऐसा अनंत ब्रह्मांड है कि है तो वो 7 स्वर 12 स्वर है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उसमें देख सकते हैं हम, ऐसा मल्टीवर्स यूनिवर्स। बराबर है। अब इन्होंने ब्रह्मांड की बात की तो भगवान ब्रह्मा की बात हो गई ना, उनके द्वारा क्या आविष्कार किया गया था बताओ? ब्रह्मा जी ने क्या बनाया था? और संगीत में क्या बनाया भाई? वेद, ओंकार, ठीक है ना। अब देखिए ये ओंकार तो हर विषय में हमें देखने मिलता है। हम योगा करते हैं, हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले ओंकार करते हैं। जब कोई योगा का विद्यार्थी या योगा विषय में अगर हम ओंकार करें तो एक स्पेसिफिक सुर में हम करते हैं, उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि खाली 5 है कि खाली 4 है, ये खाली 1 से वो ओम लग रहा है, नहीं देखते हैं। लेकिन वही अगर हम संगीत विषय में ओमकार करें तो हम अपना सा निश्चित कर लेते हैं, करते हैं ना भाई। जो मेल पिच है वो काली 1, सी शार्प, डी शार्प, ये 4 जो पिचेस हैं ये जेंट्स के हो गए। और इधर बताइए पिचेस बताइए आपके। डी तो नहीं गाएंगे फिर, बी यस। तो क्या हो गया, हमने अपना सा निश्चित कर लिया और ओमकार कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, यू नो। ऐसा क्यों है? कोई मुझे बता सकता है ओमकार के क्या फ़ायदे हैं? बराबर। और गर्ल्स बिल्कुल एक्टिव नहीं है। नारी शक्ति कहाँ गई आज की? बात करो। ब्रीथिंग में भी इसका काफी प्रभाव पड़ता है। और
हाँ हाँ, राइट राइट, यू आर गोइंग करेक्ट। सारे चक्र हमारे शरीर के जितने भी होते हैं वो चक्र प्रज्वलित होते हैं, और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारे बॉडी का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, उसका फ्लो बहुत अच्छे से होने लगता है ओमकार की वजह से, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में गुंजन होता है भाई। करो सब लोग, चलो। कितने सुरीले हैं सब लोग। अभी क्या फील कर रहे हो? हाँ, अंदर गुंजन हो रहा है ना, तो इसका इफेक्ट हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट पर होता है और सकारात्मक होता है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। सही है कि नहीं? हाँ, इससे क्या होगा? ओमकार करने से बहुत फायदे हैं। ओमकार करने से आपको आपके स्वभाव में शांति और कोई चीज़, सहन शक्ति जिसको कहना चाहिए, बहुत तरह की सहन शक्ति होती है। बहुत देर रियाज कर लेने से गला थोड़ा सा थक जाता है, आप उसको रिलैक्स करने के लिए धीरे धीरे ओमकार भी करेंगे तो आपको रिलैक्स फील होगा। ठीक है? और कितनी तरह की सहन शक्तियाँ संगीत से रिलेटेड आप बता सकते हो? बताओ। श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता। अब संगीत हमारा श्रवण विद्या है। आप देखिए, रोज नए नए गाने बनते रहते हैं और तुम लोग उठाते हो कितने फटाफट कोई भी गाना, अरे अरिजीत ने वो गाना कितना अच्छा गाया था, वो श्रेया घोषाल का वो गाना बहुत अच्छा है। तो वो कैसे तुम लोग एनालाइज करते हो? सुन के, क्योंकि ईयरपॉड्स तो निरंतर हमारे साथ है ना, और संगीत भी हमारे साथ है। तो श्रवण करने से संगीत बहुत जल्दी आता है। ऐसा कहा जाता है कि 90% ऑफ म्यूजिक सुनने से आता है। अब कैसे आता है, कोई बताएगा? पीछे कोई बात नहीं कर रहा भाई, क्या बात है? मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही क्या आपको? बात करो सब लोग। क्या होता है सुनने से? कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि भाई हमें कुछ गेन कर रहे हैं हम? हाँ, और उसमें ऑटोमेटिक धुन ऐड हो जाती है, और वो धुन के पीछे क्या है? स्वर। धुन के पीछे क्या है? स्वर है। वही स्वर के नोटेशंस जो हैं, हम आज के अगर म्यूजिक की बात करें शास्त्रीय संगीत की, तो वही हमारे वादन में होता है। वादन के परिप्रेक्ष्य में जितने इंस्ट्रूमेंट के जो लोग हैं, यहाँ पर कोई बैठे होंगे तो हारमोनियम सीखते हैं आप लोग, सितार सीखते हैं, सरोद सीखते हैं, फ्लूट सीखते हैं, वायलिन सीखते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो जो आप सीखते हैं ना, पहले आपको सुर ज्ञान होना ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस वायलिन में या फिर इसमें देख लिया कि भाई सारे गमा पदे निसा ये तो फिक्स नोट है, इसको अपन याद कर लेंगे, रट लेंगे, हर बार वैसे ही बजेगा, तो फिर तुम लिमिटेड बजा पाओगे। और तुमको जिगजैग कर दिया, अगर एक्सरसाइज बदल दी हमने, तो तुम ढूंढोगे उसमें, क्योंकि कॉम्बिनेशंस पता नहीं है। तो सुर हमारा सबसे पहला और सबसे सच्चा साथी है। सुर हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है? अब नृत्य के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ताल ज़्यादा प्रभावी होता है, उसमें लय ताल का भाग प्रमुख है। स्वर कम आता है सबसे लास्ट में नृत्य में, जब अभिनय आता है। अभिनय में क्या होता है? कोई है डांस वाले यहाँ पर? बात करो बेटा। अभिनय में क्या करते हैं हम लोग? भाव क्या है? वे ऑफ एक्सप्रेशन समझ रही हूँ मैं, उसको सुर से रिलेट करेंगे ना हम। भाई भाव कैसे होगा? हम वहाँ पर प्रोज तो नहीं कह सकते, कवित्व ज़रूर कहते हैं हम, लेकिन अगर ठुमरी गानी है, दादरा गाना है, जो हमें अभिनय करना है जिस पर, वो किसके द्वारा अभिव्यक्त होगा? सुरों के द्वारा, जो किसी कॉम्पोजिशन में निहित होगा, जिसमें सुर होगा, ताल भी होगा। ठीक है ना? तो ये डांस के प्रोस्पेक्टिव से हमने समझ लिया कि स्वर की अभिव्यक्ति वैसे हो गई। वादन में, वादन वाले कौन बच्चे बताओ? हाँ, बात करो। वादन में अगर आपको परफेक्टली सुर जानना है, कैसे करोगे बेटा? आपका पहला अप्रोच क्या होगा?
देखो, सबसे पहला अप्रोच तो तीनों विधाओं में है गुरु को सुनना, जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप उनको सुनिए, वो क्या गा रहे हैं तो पहले उनको कॉपी करना सीखिए आप, एग्जैक्टली द सेम वर्ड। कॉपी में कुछ भी गलती नहीं होगी। तो अनुसरण, ये एक शब्द है, फॉलो। अब ये तो आप बहुत बेहतर जानते हो क्योंकि इंस्टा पे हम बहुत लोगों को फॉलो करते हैं। इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिर मेरी हिंदी बहुत क्लिष्ट हो जाएगी, फिर आप लोग आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मैडम क्या बोल रहे हैं क्या पता। एनीवे, तो अनुसरण इज फॉलो। हम अपने गुरु को फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं मतलब कैसे? वो क्या पहन के आए, क्या दिख रहे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं फॉलो करना। उनको क्या फॉलो करना है? वो क्या गा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान होना बेहद ज़रूरी है। तो वही हम सुनते हैं उस चीज़ को। अगर नृत्य के गुरु हैं तो वो कोई भाव भंगिमाएँ आपको करके बताएंगे, शारीरिक संचालन आपको कोई नए तोड़े टुकड़े और नमस्कार आमद जो भी है तो वो सिखाएंगे। तो आप क्या देखते हैं? उनके हस्तक, है ना, हस्तक देख के हम समझ जाते हैं कि भाई ज्योग्राफी है वो भी, आपका हाथ चाहे जहाँ जा नहीं सकता, हस्तक भी बिल्कुल एक्यूरेट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पूरा टोटल बॉडी पोस्चर जो है वो अकॉर्डिंगली होना ज़रूरी है, उसके बिना वो सुंदर और शालीन नहीं लग सकता। इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें गुरु की फॉलो करने को होती है हमारे पास। ठीक है, फिर फॉलो करना आने लग गया तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने आप आनंद आने लगता है। मैडम ने ऐसा किया था ना, मुझे वो बातें आ गया, ऐसा मन में एक भावना आती है ना, और बड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है अपने अंदर कि हाँ इतना अपन कर लेंगे। फिर धीरे धीरे क्या करना है? जो हमें नहीं आ पा रहा है उनके द्वारा बताया गया, उस पर वर्कआउट कीजिए। वो वर्कआउट करने के लिए निरंतर, अब हमारे पास तो बहुत से ऐसे साधन हैं कि अब जैसे वीडियो है अगर आपके पास गुरुजी का, या फिर आप उनके जब भी परफॉर्म करते होंगे, उनके पुराने परफॉर्मेंसेस होते हैं, उनको बार बार यूट्यूब पे हम देख सकते हैं। आज हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम उसके थ्रू बहुत अच्छे से उस चीज़ को देख सकते हैं। तो उसको देख देख करके फिर वही जो नहीं आ रहा है उसको अनुसरण कीजिए। ठीक है, जब आपके अनुसरण की यात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है तब आपके अंदर आपके द्वारा ऐसा कोई थॉट उसमें क्रिएट होना चाहिए जो आपका अपना है। हम किसी भी इंस्टा की रील को 30 सेकेंड वाली क्यों उसको लाइक करते हैं? वो बहुत परफेक्ट होती है, वो हमें ऐसा लगता है इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। सही है ना? तो ये जो परफेक्शन का थॉट है, ये परफेक्शन का थॉट अपने अंदर जगाइए ताकि आपकी रील पर कोई लाइक करे, आपको फॉलो करें। सो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव बाय योर माइंड। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। अब क्रिएटिविटी करने के लिए हमें एक तो जो बेसिक चीज़ हम देखते हैं वो बहुत पक्की याद होना चाहिए। जैसे कोई बंदिश हो गई, मैंने अभी अब गुनी जन बखाने इतनी स्लो गाई, आपको समझ में आई ना? तो पहले से ये सब संगीत के संस्कार हैं जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, और यही एथिक्स भी हैं हमारे। इसकी ट्रैवलिंग बहुत डीप है, बहुत स्लो है, लेकिन बहुत इम्प्रेसिव है। जो बेस से आप ऊपर जाते हैं तो आप बहुत लॉन्ग रनिंग रहेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है कि मुझे 15 दिन में ये ख़त्म करना, ऐसा नहीं होता। म्यूज़िक ऐसा नहीं है, खाना नहीं है वो कि आधे घंटे में ख़त्म हो गया खा के, है ना? उसके कंटेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं हमें। उसके लिए क्या ज़रूरी है? गायक हो तो उसके गले की तैयारी। सबसे पहले तो मैं इसके और पीछे जाना चाहती हूँ। सिलेक्शन कीजिए आपके ऊपर क्या संगीत विषय में सबसे सही है, गायन, वादन या नृत्य। इन तीनों विधाओं को पहले सोचो। कई बार ऐसा होता है हमको सब पसंद है, वादन भी पसंद है हमको, गाना भी है हमको, डांस भी करना है, लेकिन तीन में से किसी एक विधा को चुनना तो ज़रूरी है। उसके बिना आपकी स्पेशलिटी मास्टर काय में बनेंगे नहीं। तो मास्टर बनना है ना, मास्टर मतलब गुरु बनना होता है, वो भी होता है, और किसी चीज़ का मास्टरी हासिल करना, विशेषज्ञ बनना, विषय विशेषज्ञ बनने के लिए, स्पेशल बनने के लिए हमें कोई एक विधा चूज़ करनी पड़ेगी। अब मित्र ने बोल दिया मैं तो तबला सीखने जा रहा हूँ, हाँ चलो मैं भी चलता हूँ,
अरे पर तुमने सोचा क्या कि तुमको आएगा कि नहीं? वो तबला वो बायां अलग अलग होता है, दोनों की निकासियाँ अलग होती है, बोल अलग निकलते हैं, उसमें कितना पेशेंस लगता है। सर इतना अच्छे से बजा रहे थे अभी मेरे साथ, इतना मधुर बजा रहे थे, तो कितना साधना की होगी इन्होंने, रियाज किया होगा, तब तो मेरे साथ वो आज इतना अच्छा बजा पा रहे हैं। सही है ना? ऐसे ही मैं भी साधक ही हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, सिर्फ मेरी उम्र ज़्यादा है बस। मैं भी सीख रही हूँ आज भी, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, तो वादन के परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो आप पहले देखो कि आपके अंदर है क्या वो बात। आप किसी के जैसे जाकिर भाई को आपने देखा और आप बहुत वाह ताज बोल दिया आपने, वाह उस्ताद वाह बोल दिया। 2 वाक्य बोलना बहुत आसान है बेटा, लेकिन उसके पीछे की यात्रा सोची क्या कि उन्होंने कितने साल बजाया। वो जब 9 साल के थे तब से वो मंच पर आकर के उन्होंने बजाना शुरू कर दिया था। तो भले ही वो सांगीतिक घराने से थे, अब्बा जी के बच्चे थे, बेटे थे, लेकिन उन्होंने उस पर रियाज किया। सिर्फ आपके अंदर गॉड गिफ्ट आ जाने से या आपके अंदर वो खून आ जाने से आप आर्टिस्ट नहीं बनते हैं। आपको स्वयं पर काम करना पड़ता है, खुद की पर्सनालिटी को निखारना पड़ेगा, तब जाकर के आप धीरे धीरे उसको ग्रो करेंगे। तो पहले तो संगत बहुत अच्छी, महफिलें सुनने जाया कीजिए, संगीत सभाएं सुनिए, वादन की हो, गायन की हो, डांस की हो। कॉन्सर्ट्स को अटेंड करना बेहद ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए, आई मस्ट से। उससे आपका ग्रैस्पिंग और श्रवण दोनों बातें वापस वही आ गई, हम वहीं आ गए घूम फिर कर, है ना। फिर हम वो, अब हमारे पास तो मोबाइल की सुविधा है, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करो और उसको घर आके, फिर ऐसा नहीं कि भूल गए, वो डेटा में पड़ा है, फिर वो क्या होगा, डेटा ओवरलोड हो जाएगा जब मोबाइल में, तो वो डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, उसको हमें ध्यान रखना है। उसको बार बार सुनिए, उस पर वर्कआउट कीजिए। किसी ने कोई नई बंदिश गाई है मंच पर जो आपने आज तक नहीं सुनी, आपको बहुत अच्छी लगी है, तुरंत उतार लीजिए, मेक योर डायरी एंड स्टार्ट सिंगिंग विथ इट। क्योंकि बहुत बार सुन लेने के बाद तो हम अनुसरण तो कर ही लेते हैं। तो अनुसरण शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एथिक्स में, नैतिक जो बातें हैं संगीत की ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपकी विधा निश्चित हो गई, आपने गायन चुन लिया, आपने वादन चुन लिया, आपको डांस पसंद है, ठीक है। अब हम आ गए अपने गुरु के सामने शिक्षा लेने के लिए। फिर सर्वप्रथम गुरु, हमें गुरु करना चाहिए अपने जीवन में, जो मार्गदर्शक होता है, वो किसी भी विषय में हो, ओवरऑल भी जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति हमारा होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन निरंतर देता रहे, जिससे हम अच्छे कर्म कर सकें, अच्छी बातें सीख सकें और अपनी अच्छी सीखी हुई बातों को दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शिक्षा का गुण है। आप लोग देखते हैं इंजीनियर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सब कुछ है, सबके अपने अपने IAS होते हैं, IPS होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सब कुछ है। इनको बनाने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। तो देयर इज़ वन मेंटोर इन आवर लाइफ। मेंटोर के बिना हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस चीज़ की दिशा हमें पता नहीं होती। तो अच्छा गुरु करना बेहद ज़रूरी है जीवन में, ये ध्यान रखिए। और संगीत में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तालीम से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ी हुई बात है। इसलिए घराने की, अब घराना शब्द आ गया फिर, क्योंकि संगीत में तो घराने होते हैं। अब जैसे टेक्निकली हम सोचे तो IIM, IIT, ये सब टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारे संगीत के इंस्टीट्यूट्स में घराने होते हैं, अलग अलग घराने। अब घराने मतलब कैसे, स्टाइल्स, अगर आप उसको इंग्लिश में कहें। आप लोगों ने घराना पढ़ा है? कौन कौन से घराने पढ़े, नाम बताओ चलो। हाँ, वेरी गुड। जयपुर, मेवाती, देवास घराना, बहुत सारे घराने हैं जो कि हमें सुने हैं। इनके पीछे की कहानी पता है क्या आपको? घराने कैसे बने? भाई बनाए तो लोगों द्वारा ही है, और उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से चली आ रही परंपरा को हम आज वहन कर रहे हैं आज। लेकिन घरानों का बंधन नहीं है।
मैं बंधन इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पुराने और प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था कि अगर आप एक घराना सीख रहे हैं तो उसी घराने को और अच्छे से फॉलो करते जाएं आगे और बढ़ाते जाएं। ये गुरु का उद्देश्य हुआ करता था, इसलिए उन्होंने कहा है कि डाइवर्सिटी नहीं होना चाहिए, आप एक ही घराने को प्योरली सीखिए। दूसरा घराना सीखने में कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन क्या होता है हमारी इतनी साधना हो जाए कि हम दूसरा स्टाइल भी अडॉप्ट कर सके, उस स्टेज तक हमें सिर्फ एक ही घराना फॉलो करना चाहिए। मैं भी पर्सनली बताती हूँ आपको ये बात, नहीं तो डाइवर्स हो जाता है वो गलत एप्लीकेशन से। न तो आप एक घराने के रहते हो न दूसरे घराने के, प्योरिटी नहीं रहती उसमें। तो घराना कहाँ से निकला? अलग अलग आर्टिस्टों ने अपने घर से जो संगीत परंपराएं शुरू की ना, वो ही घर से निकली हुई परंपरा, घराना। घर आना किसको आमंत्रण है? विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थी आएंगे, गुरु से दी हुई शिक्षा लेंगे और आगे सीखते जाएंगे और वो अपने शिष्य बनाएंगे। दैट इज़ द ओनली रूल। यस। तो गुरुकुल प्राचीन काल में हुआ करते थे, आपको पता है, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना ये बात। तो प्राचीन गुरुकुल जो बनते थे वो बेहद प्रभावशील परंपरा है और आज भी है। कहीं कोई बता सकता है आज गुरुकुल कहाँ पर है? ITC कलकत्ता। अब थोड़े से नाम थोड़े आधुनिक तो हो ही गए हैं, अब वैदिक नाम तो नहीं सुनाई आएंगे, पर वहाँ वही परंपरा है। वहाँ जाइए आप और बहुत बड़े बड़े घरानों के जो भी कलाकार आते हैं वो वहाँ पर आपको लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं, आपको अलग अलग तरह के घराने की शिक्षा मिलती है वहाँ पर। तो वो गुरुकुल है। और हम अभी जो भी संगीत में कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं वो हम भी यही चाहते हैं, ऐसे ही प्रचार प्रसार अपने संगीत का बढ़ता रहे, क्योंकि ये दिन पर दिन लुप्त होते जा रहा है। आप लोग इस बात को फील करते होंगे। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ संगीत के शिक्षक, संगीत के विद्यार्थी बन के सिर्फ उपाधि लेके नहीं जाएंगे यहाँ से। आज आप लोग ये प्रण कीजिए कि आप लोग म्यूज़िक सीखेंगे और ज़रूर किसी छोटे बच्चे को ही सही अपनी कोई सीखी हुई बात ज़रूर ट्रांसफ़र करेंगे। हो सकता है वो बच्चा बड़ा हो कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट बने, वो आपका नाम ज़रूर लेगा कि मुझे बचपन में उस मैडम ने, उस दीदी ने ये सिखाया था या वो भैया ने मुझे ये सिखाया था। तो ये कलाकार बनने की यात्रा ऐसी होती है, बचपन से ही उस चीज़ में रुचि हो जाना। देखते हैं हम, जैसे कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो कुछ करने वाले कमाल। ठीक है, तो यहाँ पर फिर गुरु की बात होती है। गुरु बहुत हमारे जीवन में महत्व रखते हैं इसलिए, और सर्वस्व गुरु होता है, तो उनको अनुसरण करें, उनकी बताई हुई हर बात को समझें और बिल्कुल अंधविश्वास रखकर उनकी सारी बातों को फॉलो करें। आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। अब आप कहेंगे परिवर्तन कैसे आएगा मैडम? बताओ परिवर्तन कैसे आएगा? रियाज करना। क्या परिवर्तन आएगा? रियाज तो हम कर ही रहे हैं। बेटा आपको रिलैक्स होना है, आप हो जाओ, उसको अंदर पकड़ लेना, आप उठ जाओ तो मैं दे देती हूँ आपको। कैसे परिवर्तन आएगा रियाज करके, बताओ? सही जा रहे हैं जो बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ वो तो बिल्कुल 100% होगा, उसका रेशो 100% है। रियाज करने से आपके संगीत में इम्प्रूवमेंट आता है। और यस, कैसे पर्सनालिटी कैसे ग्रो होगी बताओ? रियाज करते प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक माइंड जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मेडिटेट होता है, उससे बिल्कुल सही है। अनुशासन, वही अनुशासन सबसे परफेक्ट वर्ड है। रोज हम नियम कर लें, 10 मिनट से शुरू कीजिए आप लोग। मैं नहीं कह रही हूँ आपको कि 2-2 घंटा बैठो, इतना पेशेंस आप लोगों को डेवलप करने में समय लगेगा क्योंकि उम्र कम है आप लोगों की। हो सकता है किसी बच्चे की कैपेसिटी बहुत अच्छी भी होती है कि वो बिल्कुल शिद्दत से बैठते हैं और 1.5-2 घंटा रियाज करते हैं। मतलब मैं तो मेरे शिष्यों को बोलती हूँ रोज़ भी रियाज तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा, है ना। तो एक तो अनुशासन बेहद ज़रूरी रियाज के लिए। एक समय निश्चित कीजिए आप। मैं क्यों कह रही हूँ ये? क्योंकि जिस तरीके से हम अपने शरीर को बाकी हमारे
नियमों से कंट्रोल करते हैं। जैसे खाना खाने का समय, देखो आप खाना अगर आप रोज़ समय पर खा रहे हैं, यू विल फील हेल्दी। अगर आपने एक दिन थोड़ा सा लेट खाना खा लिया तो आपको थोड़ा सा अनईजी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। इसी तरह रियाज है, रियाज करने का एक समय निश्चित हो जाए, और अगर वो सुबह का हो तो सबसे बेहतर। सुबह उठ करके आप जब भी आपके जो नित्य कर्म हो जाते हैं उसके बाद आप आधे घंटा धीरे से ओमकार से ही शुरू कीजिए ना, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कीजिए 10 से 15 मिनट लेकिन। और उस वक्त मोबाइल आप किसी दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए, नहीं तो इधर ओमकार कर रहे हैं, इधर किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है उसको लाइक कर रहे हैं, इसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये होता ही है, मैं खुद ही मोबाइल लेके बैठी हूँ तो मैं तो बोलूँगी आपसे कि ये होता ही है, अब हम इसके आदी हो गए हैं। तो ठीक है, आधुनिक युग में जी रहे हैं तो आधुनिकता से हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम हमारे मन से हर चीज़ को संतुलित कर, नियंत्रित कर, कंट्रोल कर अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको बना सकते हैं। तो सुबह 10 मिनट आप ध्यान कीजिए। ध्यान आपका हो जाने के बाद और खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। खाली पेट या फिर चाय कॉफ़ी चल जाता है, लेकिन 10 मिनट आप वो करके देखो। ओमकार कर लेने के बाद में आपको 2-3 बातें होती है। एक तो आपका गला वार्म अप होता है। अब देखिए, गाने वालों के लिए मैं कह रही हूँ अभी, हाँ, यहाँ वादन और नृत्य के बारे में फिर बात करते हैं। तो गायन वालों के लिए हम ध्यान लगा लेते हैं। शुरू में जैसे मैंने अभी गाने के पहले थोड़ा सा आलाप किया तो मुझे उसमें जाना पड़ा, मुझे क्या एक्सप्रेस करना है, कौन सा राग गाना है, ये मानसिकता बनती है ध्यान करने से। किसी भी विषय की मानसिकता बनती है। आप ध्यान करके आप ये खुद को याद दिला सकते हैं कि आज दिन भर में मुझे कितने काम हैं, मुझे क्या करने हैं, कैसे करने हैं। न्यूट्रल पॉइंट पे पहले आप ध्यान लगाओ। 10 मिनट आप अपने दिमाग को न्यूट्रल पॉइंट पर रखो। कोई उसमें डेटा नहीं होना चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए उस वक्त। और उसके बाद 10वें मिनट के बाद 11वें मिनट में आप एकदम जैसे कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, बूस्ट होता है, वैसे हमारा माइंड भी बूस्ट होके और रेडी टू वर्क हो जाता है। आपका दिन कितना अच्छा शुरू होगा आप करिएगा, फिर मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए कि हाँ मैडम बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये दिन की शुरुआत करो। वादन के लिए भी यही, किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट आपका ले लीजिए और आप 10 मिनट तक किसी भी स्वर विस्तार में आप किसी भी शुद्ध सुरों का रियाज कीजिए। सुबह के राग हैं बहुत सारे, तोड़ी के प्रकार हैं तो तोड़ी के सुरों का रियाज, भैरवी के सुरों का रियाज, लेकिन प्लान कीजिए। ऐसा नहीं कि रोज़ रैंडम रियाज हो रहा है। मेक योर टाइम टेबल। जैसे आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल आता है वैसे आपके रियाज का टाइम टेबल बनाइए। अब वो कैसे बनेगा? सोमवार को मेरा ये तय है, मंगलवार को मेरा ये करना है, बुधवार को ये करना है, गुरुवार को ये करना है। लिख लीजिए आप, या 2-2 दिन बांट लीजिए अगर एक दिन आपको कम पड़ता है तो क्या आ गया इसमें? अनुशासन शब्द आ गया, रियाज से जुड़ा हुआ अनुशासन। ठीक है ना, उस चीज़ को आप करना शुरू करो। धीरे धीरे जब आपको आपकी 10 मिनट की अवधि आपको कम लगती है, आप ऑटोमेटिकली 15 मिनट गाना शुरू कर दोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब 15 मिनट हो गया, क्योंकि आपका मन लग रहा है उसमें। ठीक है ना, अपनी रुचि धीरे धीरे जागरूक होती जा रही है। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, ऐसे 5 घंटा, 1-1.5 घंटा अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होता है, हर रियाज करने की अपनी अपनी एक लेंथ होती है। सिर्फ शुरू का रियाज अगर करना है, एक बहुत कठिन अलंकार चुन लिए हैं तो 1 घंटा भी कम पड़ता है। अगर आपने कोई राग लिया है तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपको विचरण करना है, ट्रैवल करना है। उस राग के बारे में जो बंदिश आपको सिखाई गई है या जो बंदिश आपको इंस्ट्रूमेंट पे बताई गई है, उस चीज़ को आप बार बार बजाइए। बंदिश, बंधी हुई चीज़, एक बाउंड्री है, एक फ्रेम है जो आपको बताती है राग, स्वर, ठीक है, और लय, ताल, वो भी उसमें है, क्योंकि बंधी हुई चीज़ है। स्वर और तालबद्ध कोई भी चीज़ को बंदिश कहेंगे हम, कॉम्पोजिशन कहेंगे, जिसमें लिटरेचर होता है। गद्य हो सकता है, पद्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जब स्वर ताल से जुड़ गया तो वो बंदिश हो गई। बंदिशों पे रियाज किया कीजिए।
अलग अलग तरीके का रियाज होता है, बहुत तरीके का रियाज होता है। मनन चिंतन का रियाज अलग होता है, बंदिशों का रियाज अलग है, सिर्फ तानों पर काम करना अलग बात है, सिर्फ आकार पर काम करना अलग बात है। तो ये जो ओमकार है इसको परब्रह्म बोला गया है, जिसमें कोई वॉवल्स नहीं होते हैं, जिसमें कोई भी लेटर आपका हर्डल नहीं बनते हैं, सिर्फ आकार। अभी जो मैंने आकार के आलापी करने का प्रयास किया था ये वही था। तो गायन में आलापी सर्वस्व होती है, वादन में आलापी सर्वस्व होती है। वादन में तंत्रकारी का काम होता है, वो अलग होता है। वाद्य में आलापी की दृष्टि से, गायकी की दृष्टि से भी आलापी की जाती है। वादन की भी गायकी होती है। आप वादन के कोई घराने बता दो भाई, है कोई इंस्ट्रूमेंट वाले? लड़कियों में से कोई इंस्ट्रूमेंट वाला है? बताओ कौन कौन से घराने हैं वादन में? अच्छा अभी नहीं है। पटियाला, हाँ पटियाला घराना। अभी देखो क्या है, बहुत से ऐसे बड़े घराने हैं जिनमें, अब ग्वालियर घराना ही ले लीजिए आप, और जयपुर घराना भी ले लीजिए, बहुत बड़े बीनकार हुए हैं, उनसे वो परंपरा चली आई। फिर अल्लाह खां साहब आए, फिर वो गायकी से गायन परंपरा वहाँ से शुरू हो गई। अल्लाह खां साहब जब आ गए तब। आप लोगों को ये नाम पता है ना? तो मैं बोलते जाऊँगी इसलिए मैंने कहा। तो वादन से जुड़े हुए हैं वो, तो आपको उनके वादन में गायकी का अंग दिखेगा। तंत्रकारी अलग बात है, और गायकी अंग से बजाना आलापी अलग बात है। आपको ऐसा लगेगा कि वो वादन में गायन का एहसास होगा। होता है कभी? ठीक है, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज पूछती हूँ आपसे। चलो कोई घराने की कोई आर्टिस्ट बताइए, चलिए किसी भी घराने की, पर एक ही व्यक्ति नहीं बोलेगा, मुझे सबसे उत्तर चाहिए। हाँ उनसे पुराने पता है? बड़े गुलाम, बड़े गुलाम पटियाला। उससे पुराने घरानों के मतलब। हाँ पटियाला की बात चल रही है। अच्छा पटियाला की बता। अब आपने एक बात छेड़ी है तो पटियाला की बात कर लेते हैं। आलिया फत्तू, वो दोनों भाई थे जो, उनसे फिर वो घराना और डेवलप हुआ, फिर वो बड़े गुलाम अली खां साहब तक वो बात आ गई। तो वो ये गायन परंपरा चली आई ना। हम जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि एक जगह से वो, तो पटियाला से वो निकली है, इसीलिए वो पटियाला घराना बना। ग्वालियर से ग्वालियर घराना बन गया, सिंपल। जयपुर से जयपुर घराना बन गया। भाई अगर आप किसी को सहज और सरल भाषा में समझाना चाहते हैं तो पहले तो यही कहेंगे कि भाई जयपुर अतरौली घराना जो है, जयपुर से भी निकला, अतरौली से भी निकला। अतरौली गांव है एक, वहाँ से निकला है ना। किराना घराना, यूपी में किराना गांव है, वहाँ से अब्दुल करीम खां साहब का घराना निकला, किराना घराना निकला। एक रामपुर सहसवाल घराना है, यस राशिद खां साहब किराना भी गाते थे। विल्सन जी और उनका हम वीडियो देखते हैं, कितना फेमस वीडियो है। तो ऐसे घरानों की बात चली आ रही है। अब देखो, गुरु से जब तालीम आप ले लेते हो तो गुरु की एक स्टाइल होती है सिखाने की, उन पर आप विचार कीजिए किस तरीके का उनका पढ़ाना है, वो किस नज़रिए से सोचते हैं, रोज उनका नया क्यों लगता है। वही बात जो नयापन है, एक ही बंदिश रोज अलग अलग क्यों लगती है? बताओ क्यों लगती है? बहुत साधारण उत्तर है इसका, आप बहुत डीप मत सोचो। स्टाइल अलग अलग है, मान लिया, और नहीं तो घराना तो एक ही हो गया ना। जब आपके गुरु आपको सिखा रहे हैं, रोज वही बंदिश उनके मुंह से अलग क्यों नजर आती है? और मतलब वो अलग अलग होता जाता है बस। राग थोड़ी बदलेगा बेटा, यमन रोज बदलेगा क्या? नहीं मतलब उनके गाने का तरीका रोज चेंज होता है। क्यों होता है? भाव रोज अलग भाव सुनाई आते हैं, क्यों आते हैं? मेरा सवाल वही है। क्योंकि अलग अलग, कभी अगर उनका मूड, मतलब कभी अगर उनका भाव बना, मूड इज द परफेक्ट। आपका उस दिन क्या, दिन को कैसे आपने जिया है, इसलिए प्रत्येक दिन अलग है।
आपके स्वभाव के ऊपर, आपके व्यवहार से, इनफैक्ट आपके हस्ताक्षर से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। आपको पता है ना ये बात? हर किसी के सिग्नेचर से एनीबडी कैन जज किस तरह की पर्सनालिटी है। आप लोगों ने सेलिब्रिटीज की कभी देखी होगी सिग्नेचर्स? जाकिर भाई की देखी है? हाँ देखिए, एक वो वो तबला टग्गा बनाते थे। हाँ, अब वो थे बोलना बड़ा मेरे लिए अभी कुछ दिन हुए, तो वो उनका स्टाइल। तो ये स्वभाव, व्यक्ति के स्वभाव का, और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ एक जैसा बिहेव करे वो। कोई दिन बहुत अच्छा होता है, हम कहते हैं आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, आज मेरा दिन इतना अच्छा गया मैं क्या बताऊँ, और हम कभी कहते हैं ये दिन बहुत भयंकर खराब गया, आज बिल्कुल खराब लग रहा है। होता है ना ऐसा? आप लोग कैंटीन में आपस में चर्चा करते हो ना? अरे होता ही है। अब ऑल ऑफ ए सडन खूब अच्छा मूड हो जाता है, और आज इसने पिज्ज़ा बनाया है, आज अपन ये खाएंगे, तो खाने से भी मूड ठीक हो जाता है। ये भी एक बहुत अपना बहुत नेचुरल स्वभाव है। तो ये जो नेचुरलिटी हमारे अंदर है, म्यूज़िक इज़ नेचर, समझो आप बात को। और म्यूज़िक अमर है। हम लोग तो अभी जिंदा हैं तो हम कर रहे हैं, हम जब नहीं होंगे हम मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, लेकिन संगीत जिंदा रहेगा। तो करने वाले साधक निरंतर आते जाएंगे। जब से मानव सभ्यता है इस ब्रह्मांड पर, तब से संगीत हो रहा है, और हर कोई अपने संगीत का योगदान देते जा रहा है, और वो आहुतियाँ आज तक चली आ रही हैं। इसलिए हमें दुख क्यों होता है? जो बहुत अच्छे साधक होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो हमें कोई भी व्यक्ति जाता है तो बुरा ज़रूर लगता है। लेकिन संगीत विषय की बात करें तो अब उनका संगीत हमें सुनने नहीं मिलेगा, अब वो हमें दिखेंगे नहीं। इस बात का हमें दुख होता है। बहुत सारे हज़ारों रिकॉर्ड्स हैं, हर जगह आर्काइव्स में मिलेंगे, लेकिन वन टाइम थॉट है वो, द प्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक हैज स्टॉप्ड। उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, उनके विचार उनके साथ चले गए ना, उनका गला उनके साथ चला गया। ऐसे सोच, ये सोच क्रिएट करना सबसे कठिन होता है। इसलिए म्यूज़िक का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि एक तो नेचर है, प्रकृति है, और रोज़ हम जैसा बिहेव करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही वो संगीत सुनाई देता है। अब आप किसी दिन आपका मूड खराब हो तब रियाज करने बैठना, देखना, करके देखना, ये भी नहीं हो रहा है आज तक, होता है ना, बंद कर देते हो। हमारी गुरुजी तो हमको समझाती है, जिस दिन तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो ना, जिस दिन तुम्हें मन से लगे कि मुझे तानपुरा निकाल के रियाज करना है, उस दिन रियाज करो, क्योंकि वही संगीत आपके अंदर जाएगा। अननेसेसरी जबरदस्ती संगीत नहीं किया जा सकता। डांट दबड़, जैसे मैं कुछ पढ़ा रही हूँ आपको, मैंने बहुत बुरा डांट दिया, तो लड़कियां तो बेचारी इतनी सेंसिटिव हो रही है, खट से आंसू निकल आते हैं। अब वो क्या गाना गाएगी? वो सुबुक सुबुक करेगी, गाना थोड़ी गाएगी। तो संगीत हमारा शौकिया तौर पर किया हुआ विषय है, मनोरंजक विषय है, बहुत नेचुरल है, जिसको बहुत सहज और सरल तरीके से सिखाया जाना चाहिए। बात समझो, क्योंकि आगे जाके आप लोग भी गुरु बनेंगे। बनेंगे कि नहीं? हाँ, बनना, हाँ कहो, बनूंगा, बनूंगी। हाँ, तो ये बात हो गई संगीत के नेचुरलिटी की। इसलिए, और ये एक बात और ध्यान रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी हर जगह दिक्कत देता है। अब जैसे रोज रियाज कर रहे हैं अपन एक ही राग का, 8 दिन से एकदम उसकी वेवलेंथ नेटवर्क बहुत अच्छी बनी हुई है। 9वें दिन हमने सोचा रोज क्या यही गाना, तो दूसरा कुछ कर लेते हैं। करके देखना आप, दिमाग ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा माइंडसेट उसमें बना हुआ है। और अगर तुमने नया राग शुरू किया है तो फिर तुमको 8 दिन तक वही राग गाना पड़ेगा, तब तक वो नेटवर्क वापस नहीं आएगा। डांस हो, वादन हो, गायन हो, तीनों के पर्सपेक्टिव से रियाज करने का स्टाइल एक जैसा है। तत्कार का रियाज कर रहे हैं अपन, आनंद आ रहा है, बहुत बेहतरीन, धीरे धीरे लय बढ़ाते जा रहे हैं तत्कार की।
तबले का मोमेंटम बढ़ाते जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छा, निकासी अच्छी निकल रही पैरों की, सब कुछ है। और एकदम से अब वो क्या, भाई शारीरिक संचालन वो तो एक्सरसाइज है अपने जीवन की एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा है नृत्य करने का, कि बॉडी एक्सरसाइज है पूरी। किसी दिन आपने दूसरा कुछ चूज़ कर लिया, आज मुझे अभिनय पे रियाज करना है, तो शुरू में आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कहाँ से शुरुआत करूँ। तो स्विच करना म्यूज़िक में ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन हमें अच्छा संगीतकार बनना है, अच्छा कलाकार बनना है अगर, और अच्छा संगीत साधक बनना है, तो हमें हर एलिमेंट को सीखना ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बस आलापी में अच्छे हैं, थोड़ा तान में हमारा कच्चा हो जाता तो मैडम जाती नहीं है, बोलते ही ना ऐसा, क्योंकि वो एलिमेंट हमारा छूट जाता है। तो जो रोज़ नियम आप बना रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, 2 दिन आलापी को दीजिए, 2 दिन बंदिश पर काम करने के लिए दीजिए, 2 दिन आप कम लय में तानों का रियाज कीजिए, 2 दिन आप अफलातून द्रुत का रियाज कीजिए, तो सारे कंटेंट आप बहुत अच्छे से डिस्कवर कर सकते हैं। ध्यान रहेगी बात? किसी दिन मिस हो गया तो बुरा मत मानिए, पर नेक्स्ट रूटीन में चालू करते रहिए। नेक्स्ट क्या शेड्यूल है हमारा, कौन सा राग था या कौन सी गत थी, मस्जिद खानी गत थी, जफ़र खानी गत थी, जो भी थी, अलग अलग गतें बजती हैं ना। जैसे हम लोग बड़ा ख्याल छोटा ख्याल गाते हैं क्लासिकल में, वैसे वादन में गतें बजती हैं, मस्जिद खानी गत और जफ़र खानी गत, सही है। तो छोटा ख्याल छोटे ख्याल का रियाज अलग होता है। अब जैसे आज मैंने जो पहली बंदिश गाई वो बताओ कौन से लय में थी? लय मैंने जानबूझकर वो आपके लिए चुनाव किया था मध्य लय का, ताकि कम लय में मैं गाऊं तो आप उसको समझ पाएं। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं जो करना चाह रही हूँ वो आपके तक पहुँचे, आप तक पहुँचे वो बात। कितने लोग तो मेरे साथ गुनगुना भी रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्या शब्द थे बताओ बंदिश के? ये ओंकारनाथ ठाकुर जी की बंदिश है, ग्वालियर घराने के, है ना। अब ये मैंने क्या किया, क्या किया मैंने? नाम लिया। हाँ, तो नाम लेना भी गुरु का बहुत दुश्वार होता है, नहीं लेना चाहिए, गलत है। गुरु जी बोलते हैं हमसे पंडित। अब मैं नाम नहीं बोलूँगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ये पंडित जी की बंदिश है। अब कौन से पंडित? तो जब गुरु के पद पर हम बैठ जाते हैं तो हमें ये समझाना ज़रूरी है कि ये बंदिश इनकी है, ठीक है ना। तो हमेशा अप्रोच अपनी रियाज पर रखो, सारे कंटेंट उसमें डालो और अपने रियाज को प्लान करो। अब आप लोगों ने सोचा है कि अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं आप? इस बारे में कोई चर्चा बोलो। क्या सोचा है आप लोगों ने? ये इसी फील्ड में। हाँ, बस इसी फील्ड में। मतलब क्या? मतलब मैं अपना बता देता हूँ। नहीं, बाकी सब तो बात ही नहीं कर रहे। लड़कियां मेरे से नाराज है आज, क्या पता। आई एम सो सॉरी, गलत सवाल पूछ रही मैडम। यही है कि मतलब अभी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहना है। जो हम सीख रहे हैं हमारे गुरुओं से, वो आगे भी मतलब उसको बांटना है। मतलब एक उसका क्या जरिया, क्या सोचा आपने आगे कैसे करेंगे इसको? कोई एक प्लेटफॉर्म होता है ना बेटा हर काम करने का। आप लोग भी उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। परफॉर्मेंस वगैरह करना है। तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं म्यूज़िक में, पता है आपको? बोलो ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जोर से बोलो, मेरे तक पहुंचेगा। हाँ, अरे बताओ ना, मुझे भी सुनना है। यस, टीचिंग, करेक्ट। और वो तो है, और प्राइवेट जॉब्स भी बहुत से हैं। हाँ, बिल्कुल, वेरी नाइस। तो आप लोग अवेयर हो इस बात से। लेकिन पता है क्या कि एक स्ट्रीम आप जब चुनेंगे
उसमें आपकी पर्सनालिटी कैसे ग्रो होती रहेगी, इस पर आप विचार कीजिए। मैं एक एक बात अगर आपसे शेयर करूं, जैसे परफॉर्मर बनना है, बोलना बहुत सरल है बाबा, बहुत कठिन है बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बताओ, चलो कठिनाइयों पे अपन चर्चा करते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। दिस इज वन ऑफ द रीज़न। और बहुत जल्दी स्टेज पे पहुंच गए तुम लोग, परफॉर्मिंग, हाँ आर्टिस्ट बन के पहुंच भी गए, उसके यात्रा के बारे में कोई विचार नहीं करना। मतलब वो उसकी तैयारी उसकी तैयारी तैयार भी होना चाहिए कि हमको वो स्टेज मिले। तो तैयारी का संघर्ष सबसे पहले, बहुत एम्बिशियस भी होना भी ठीक नहीं है। स्ट्रगल इज देयर एवरीवेयर। बड़ी सक्सेस के पीछे बहुत संघर्ष है, बहुत तरह के संघर्ष होते हैं बेटा। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, आपको कब क्या समस्या आ जाए आपको नहीं पता होता, और उन सबसे संघर्ष करते हुए निरंतर रियाज करना। मैंने कहा ना, फिर क्या हो जाता है, जब आप अभी मूड की बात हम लोग कर रहे थे कि जब हम अच्छे मूड में होते तो अच्छा म्यूजिक होता है, लेकिन किसी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट से पूछिएगा कभी वो बीमार हो और उसका कॉन्सर्ट हो तो उसके क्या हाल होते हैं, क्योंकि उसकी कमिटमेंट है, उसको किसी हाल में अपने कला का प्रदर्शन तो करना ही है और अच्छा ही करना है, क्योंकि वो तो उसकी इमेज से जुड़ा है। और नॉट ओनली उसकी इमेज, गुरु की इमेज से जुड़ा है वो। आप अगर वहाँ कुछ भी ऐसा थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है, हम बहुत 80% भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हमें दुख होता है इस बात का, क्योंकि अपने गुरुओं से हमने विद्या ली होती है। हमारा कुछ नहीं है, सब गुरुओं का है। ऐसे आपके शिष्य कहेंगे, हमारा कुछ नहीं है, गुरुओं का है। तो इट्स अ रिवर्स प्रोसीजर, ठीक है ना। तो ये बात है, इसलिए कमिटेड, आपके विषय में कमिटेड। कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन रियाज तो मेरा नहीं हिलेगा। मैंने तय किया है 7 से 9 मुझे रियाज करना है सुबह, उसके बाद ही दिन शुरू होगा, उसके बिना नहीं होगा। ये आपको करना होगा परफॉर्मर बनने के लिए, पहली बात तो। और परफॉर्मर क्या, आपको अगर आप प्रोफेसर भी हैं, अगर आप लेक्चरर भी हैं, टीचर भी हैं, तभी भी आपके काम पर जाने के पहले आपको आपका रियाज करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो बहुत जल्दी हमको, अब तो थक गए, अब जॉब बहुत देर हो गई, 6 बज गया, अब कहाँ रियाज करूँ। अरे क्यों नहीं करूँ, आधी घंटा घड़ी लगा के हम नैप ले सकते हैं, उठ के वापस काम पे लग सकते हैं। क्योंकि अगर हमने वो समय खो दिया तो हमसे 10 लोग आगे चले गए, फिर आप खुद को कोसते रहिए, आपको सिर्फ रिग्रेट होगा और गिल्टी होगा। बात प्रतिस्पर्धा की भी नहीं है, बात तो खुद से लड़ाई की है भाई। आप खुद को क्या जवाब दोगे, आपको गिल्टी होता रहेगा पूरे टाइम। बाहर गए, ध्यान रहेगा, रियाज नहीं हुआ, वाकई सब हो गया, आज नहीं गाया, आज बजा ही नहीं पाया, पर क्या करें, आज रियाज ही नहीं हुआ। ये जो विचार आपके अंदर निरंतर बनते रहता है, ये आपको तकलीफ देता है, और इससे आपकी मानसिकता दुर्बल होने लगती है फिर। तो ये नहीं करना। बहुत सा ऐसा हर बार ऐसा होता है कि हम काम में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं, अब दूसरी फील्ड में जॉब लग गया, होता ही है वो तो भाई। जो जिस फील्ड का है, अगर मल्टी टैलेंटेड वर्सेटैलिटी होती है लोगों में, स्टूडेंट्स में। अब आपको आईटी सेक्टर में जॉब लग गई, 12 घंटे जॉब हो गया, है ना। उसके बाद आपका रियाज, तो 24 घंटे होते हैं हमारे पास। तो हमें क्या कम करना पड़ेगा, नींद जो हमें सर्वस्व प्रिय है। बोल के सोते हैं अधिकार से, 12 घंटे काम करके आए हैं, 8 घंटे सोएंगे, रियाज गया अलमारी के अंदर, पता है ना ऐसा। तो हम हमारे मन को कितना निश्चित कर सकते हैं अपने काम करने के लिए, क्योंकि संगीत जिंदा रखना है अपने अंदर, नहीं तो अपने अंदर का कलाकार बहुत जल्दी बुझने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल भूल जाओगे, अरे हाँ ये तो इतना अच्छा, कितना अच्छा बजा रहे ना, ये बहुत अच्छा गा रही है, मैं ऐसा करती थी, अब वो थी हो जाएगा फिर, है ना। वो थी बहुत खराब है, ठीक है ना।
तो ये सब बातें आपको निश्चित करनी है कि आपको परफॉर्मर अगर बनना है या आपको किसी भी क्षेत्र में काम करना है, कार्य करना है, तो आपको क्या क्या प्लान करना पड़ेगा अपने जीवन में। ठीक है, ये एक प्रोस्पेक्टिव बन जाता है। और मैं आपके लिए बहुत सी ऐसी बातें थी जो मेरे मन में थी आपसे करने के लिए। कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कोई समस्या या कोई आपकी जिज्ञासा किसी भी क्षेत्र की संगीत से जुड़ी हुई। ओमकार में जो वॉवल्स होते हैं अ उम, ये 3 लेटर्स हैं। कोई बात नहीं, देखिए प्रत्येक का अपना अपना बताने का तरीका है। आप तब ओम गा सकते हैं, मैं बता रही हूँ उसको अ उम कीजिए 3 लेटर्स के थ्रू। आप म्यूजिकली जब उसको साधे तो 3 लेटर्स के थ्रू करें। मैं आपको बता सकती हूँ उसको कैसे। इसमें कोई ब्रेक नहीं है ना। एक बार जो ध्वनि हमने शुरू की करिए सब लोग। जो बीच वाला लेटर है वो ओ है, तो मुख मुद्रा बदलती है। आप अपने मुख मुद्रा को बदलिए क्योंकि वॉवल्स हैं वो। तो सिर्फ इस तरीके से ओम उच्चार करके आप अपने ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। रियाज करने के जैसे मैंने आपके बहुत तरीके आपको बताए थे, उसमें वर्णों का रियाज होता है। अब आप बोलोगे कि वर्णों का रियाज कैसे मैडम, बताओ कैसे? हिंदी की 12 खड़ी आती है कि नहीं? उससे आपके जितने भी विकार आपके गले के अंदर होंगे या मुंह के अंदर के विकार, वो साफ हो जाते हैं, आकार आपका क्लियर हो जाता है। तो करना एक ही स्वर पर। हाँ बताती हूँ, देखिए अ के पीछे का साउंड क्या है? प्लस अ। आ में आ है, पीछे के साउंड देखिए आप, है ना। ए कहेंगे तो ए के पीछे एकार है, अ के पीछे अकार, अकार, आ के पीछे आकार, है ना। ए के पीछे एकार, आई ऐकार, ओ सिंगल ओ, ओकार स्मॉल राउंड, और आहा हकार। ठीक है, तो इनका रियाज कैसे होता है, मैंने बहुत सारे प्रयोग करके देखे थे, इसलिए आपसे शेयर कर दी ये बात। तो वर्णों के रियाज में क्या होता है कि जैसे कोई शब्द होता है बंदिश में, वो समझाई, तो ई कैसे प्रोनाउंस करेंगे और उसका माइक पर कैसे थ्रो आएगा, जैसे भ, ये देखो भ, क्या हो रहा है, ये थ्रो मार रहा माइक एकदम से, है ना, एकदम स्ट्रोक आता है। तो इसको अंदर लीजिए, जितने आकार के आपके लेटर्स हैं उनको अंदर लीजिए, भ भ, उसको अंदर खींचिए। और वो भ कहूँगी मैं तो क्या होगा, एकदम भपकेगा लिटरली। तो ये एक रियाज अलग होता है, शब्दों के साथ का रियाज। शब्द जो भी होते हैं, अब पुराने इतने उस्ताद हो गए जिनकी बोलताने समझते हो, बोलों के साथ तान करना, बोल आलाप, बोलों के साथ आलाप करना, है ना। इनमें शब्दों का उच्चारण में सुर नहीं हिलना चाहिए, दैट इज द ओनली प्रिंसिपल। भाई सुर हिल गया तो हमारी तो रीढ़ की हड्डी संगीत की सुर है, स्पाइन में दिक्कत हो गई तो पूरी बॉडी इफेक्ट होगी। तो बोल आलाप, बोल तान, इनका रियाज वर्णों के थ्रू करना चाहिए। अब कैसे? पहली बार समझा रही हूँ किसी को, ये तो मेरा अपना प्रयोग मैं घर पे की हूँ तो बहुत उससे फ़र्क हुआ।
अलग है। यही हमारा आकार है, इसी को ओमकार भी कहा गया है। तो इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आ, जब भी आप तान कहें तो आकार में ही तान अच्छी आती है, इकार में तान नहीं हो सकती, अकार में तान नहीं होती किसी भी शब्द में। हाँ, आकार में होती है, सिर्फ आकार में होती है, उसमें कोई शब्द रिक्वायर नहीं होते, क्योंकि आकार तो पूर्ण ब्रह्म हो गया। आकार में आकार की बात। अकार, हाँ होती है। उसमें कई बार जो तान कहने का अंदाज होता है ना, आपके आकार को स्पष्ट करने के लिए हकार पीछे होना चाहिए। ये बहुत से लोगों ने बोला भी है मास्टर क्लास में, आप देखिएगा कभी। हाँ हाँ, उसको बेस मिलता है हकार से। हाँ, इट इज़ ओनली फॉर रियाज, ये परफॉर्म नहीं करना है। हाँ हाँ करना है। ऐ नहीं होता, आ होता है। आ, ठीक है। तो आ एक तरह का रनवे कह लीजिए आपके स्वर यंत्र पर, जो बहुत अच्छे से फ्लो आपको समझा सकता है या बताता है आपको वैसे ही गाना है। सारे अलंकार आकार में जब आप करते हैं तो आप कभी ऐसा हो रहा है कि सुर टिक नहीं रहा अपना, तो थोड़ा सा हकार का सहारा लीजिए। हाँ हाँ, नीचे के सुरों का अभ्यास जरूरी है, मंद सप्तक का। आ आ मंद सप्तक, जितना मंद सप्तक में आप रियाज अच्छे से करेंगे उतना ऊपर आपका स्वर खुलता है, गला खुलता है एक्चुअली। तो बहुत बहुत देर नीचे रुकना नहीं, क्योंकि स्ट्रेस आ सकता है आपकी गले पे। जैसे मैंने कहा ना, रियाज तो करना है, लेकिन सही रियाज करना ज़रूरी है, सिर्फ मेहनत नहीं करना उसमें। सुर में कोई फोर्स नहीं होता, आपने कभी फोर्स नहीं देखा होगा। तान में आप कभी झटके की तान कह रहे हैं तो फोर्स दे करके आप तान कह सकते हैं, लेकिन सुर में बिल्कुल हल्का सुर है, उसकी एफिशिएंसी, उसके परफेक्शन जो है सुर का, जिसको कहते हैं अपन तीर में बुलजाए लगता है, वैसा सुर लगना चाहिए। श्रुतियाँ कम ज़्यादा अगर हो जाए तो सुर हिलता है, देखा है आपने? अभी ये क्या हो रहा है? हिल रही है सुर। ये टू द पॉइंट रियाज करना है, तो ये एक अलग तरीका होता है। पॉइंट वाइज रियाज, जैसे हमारा हारमोनियम प्ले होता है। हारमोनियम में मींड नहीं होती, सही बात भाई, अब हमारे गले में होती है। यही तो फ़र्क है हम में और हारमोनियम में, नहीं तो हम ही हारमोनियम हो जाते। अगर अच्छे से गाने लगते, सुर सही लग रहे हैं, तो फिर हम में और हारमोनियम में क्या फ़र्क है? तो वो चूँकि वाद्य है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से निकला हुआ सुर है, और हमारा स्वर यंत्र से निकला हुआ स्वर है। हमारे अंदर स्वर यंत्र है, पता है आपको? वोकल कॉर्ड। अब इसका भी वो होता है, पूरा फंक्शन होता है, किस तरीके से हमारा सुर होता है, निकलता कैसे। साइंटिफिकली बहुत मैं प्रूव नहीं कर पाऊँगी, पर मैं बताऊँ एपिग्लॉटिस से सुर निकलता है, ऐसा कहते हैं। मैंने बहुत साल पुराना एमए में पढ़ा था, जब लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था
कोई डॉक्टर आए थे, उन्होंने वोकल कॉर्ड पे हमको समझाया था कि हमारा स्वर कैसे निकलता है गले से। तो हर जगह साइंस है, आप देखो हमारे पुराने शास्त्रों में भी कहा गया है और अभी भी हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जो साधक हुए हैं वो अपने तरीके से उस बात को समझते हैं। अब मैं उदाहरण देती हूँ कि पुष्पक विमान बहुत पुराना है। अब ये लोग आज नासा नासा करते हैं ना, पर कितने साल पहले हमारे पूर्वजों ने, जो भी ऋषि मुनि थे, शास्त्रों में पुष्पक विमान का उल्लेख है, वैदिक युग में। तो बहुत सी बातें हमारी बहुत प्राचीन हैं। अपनी प्राचीन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, एक कभी रूम में जाए, क्लासरूम में जाए तो किताब निकाल करके पढ़ा कीजिए, एक पेज पढ़िए रोज। मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा किताब पढ़िए, पर इंटरेस्ट लेकर के अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़िए। क्योंकि आपके जब विद्यार्थी आपके सामने खड़े होंगे या बैठेंगे जब भी सीखने के लिए, वो आपसे सवाल करेंगे तो आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है सर, बताइए ना, ऐसा क्यों है? मैडम प्लीज़ समझाइए ना। जैसा आप लोग आज मुझे कोशिश कर रहे हैं पूछने की, मेरे को जितनी में समझता है उतना मैं बता पाती हूँ। तो जितना भी मैं बता पा रही हूँ ये मैंने कहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर पा रही हूँ इस बात की, ठीक है ना। तो हिस्ट्री से हमारा बहुत गहरा नाता है, बिकॉज बहुत पुराने काल में हमने देखा है संगीत कहाँ कहाँ नहीं था। वैदिक युग की बात करते हैं, रामायण महाभारत काल हुआ, उसमें हम हमारी जितनी भी माइथोलॉजीज़ की स्टोरी हैं उसमें सब में देखते हैं कि संगीत कितना उच्च कोटि का हुआ करता था। शास्त्र बहुत कठिन था उस वक्त, आज के जैसा सरल नहीं है कि पाठ्यक्रम उठाया, देखा ये राग है, इसके आरो अवरो पकड़, सरगम, छोटा ख्याल, आलाप तान, बड़ा ख्याल की कॉम्पोजिशन कर ली, हमारा फर्स्ट ईयर खत्म, है ना। ऐसा नहीं था पहले, सब मौखिक विद्या थी। गुरुकुल में जब हम रहते थे, पुराने पूर्वज जितने भी शिष्य हुए हैं, बहुत उच्च कोटि के उत्तम शिष्य जिनको कहा जाता है, उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ली है, मौखिक विद्या उनको मिलती थी। अत्यंत कड़ी प्रतिस्पर्धा, भयंकर कॉम्पिटिटिव। आज आप एक्सपीरियंस क्या बात कर रहे हैं कि कंपटीशन ज़्यादा है? पुरानी कितनी कठिन चीज़ों में कॉम्पिटिशन्स हुआ करती थी, और तब उन लोगों में फाइट करने की स्पिरिट हुआ करती थी, फाइट करते थे। ठीक है, एक बार फेल हुआ कोई बात नहीं, दोबारा फिर करेंगे, तिबारा फिर करेंगे, लेकिन करके देखेंगे। तो ये जो ऊर्जा है काम करने की, ये जो स्पिरिट, इनर स्ट्रेंथ है, ये आपके रियाज से क्रिएट होती है। आत्मविश्वास, आपको ये आत्मविश्वास ही जगाता है। खुद से बात करना सीखिए। कभी करते नहीं होंगे, आपको लगेगा मैडम क्या सलाह दे रहे हैं, खुद से क्या बात करें, सब बोलेंगे मेंटल है। नहीं, खुद से बात किया कीजिए। कैसे करेंगे? रात को सोने से पहले आंखें बंद करके कि हमने जो भी दिन भर में काम किए हैं, कितने अच्छे काम किए, कितने खराब काम किए, कितने का हमको प्रायश्चित्त है और कितना हमको करना है। दूसरे दिन की दिनचर्या हमारी प्लान करेंगे सोने के पहले। देखो कितना व्यवस्थित चलेगा जीवन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज एक जैसे, मैंने फिर वही कहा, दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन कम से कम हम उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, मानसिकता हमारी बन जाती है दूसरे दिन सुबह होने के बाद कि हमने क्या तय किया था। नहीं तो किसी दोस्त का फ़ोन आएगा, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या पता, अभी देखते हैं, अभी तो चाय पिए, होता है ना ऐसा। तो बिल्कुल शिथिलता, या हम कोई प्लानिंग ज़रूर करें लाइफ में। दिन भर में हमें क्या करना है। जो लोग अपने लाइफ में गोल्स पर एकदम परफेक्टली सोचते हैं, खट खट उत्तर रहता है, इतने बजे ये है, उतने बजे वो है, हाँ मिलना है क्या, ठीक है 3 बजे वहाँ मैं मिलूँगी, ये उत्तर होना चाहिए। ये आपके अंदर की ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आप जगा के रखो। और संगीत तो इतना अच्छा विषय और मित्र हैं आपके साथ कि आप इसको जगा के रख सकते हैं। ये ही हमारे सारे एथिक्स हैं म्यूज़िक के, जितने भी मैं बता पा रही हूँ आपको, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग मैंने भी की। मैं आपकी उम्र की थी तब से मैं संगीत को जानने का प्रयास कर रही हूँ। वही ट्रैवलिंग करते करते इतनी उम्र हो गई है, तो थोड़ा बहुत जितना भी बता पाती हूँ।
वो आपसे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो और कुछ आप लोगों के अगर सवाल वगैरह कुछ होंगे तो पूछिए। मैंने अपनी तरफ से बहुत सी बातें की आपसे। एक बात और, जब गुरु का पद आप ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। जैसे आज मुझे आप लोगों के सामने अपनी बातें कहनी थी तो मैंने अपना प्रैक्टिस किया। ये देखो मैंने नोट्स बनाए। ये हमें क्यों करना पड़ता है? ताकि हम कोई बात एक तो छूट ना जाए बताने की, और दूसरा गलत ज्ञान किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। सारी सही चीज़ें बाकायदा बताई जाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़े से नोट्स बना लेती हूँ। तो शिक्षा निरंतर करने वाली काम है। ऐसा नहीं है कि हमारा हाँ हमने तो क्या हुआ, हमारा हो गया ना, अब तो इनको बस इतना से पढ़ाना है। नहीं, इतना सा नहीं पढ़ाना होता। वही बंदिश आप रोज़ पढ़ाएंगे तो उनको नए तरीके से पढ़ाइए, ये गुरु का कर्तव्य है। तब तक उसके अंदर सृजन करने का या विचार करने का, क्रिएटिविटी का पॉइंट, थॉट डेवलप नहीं हो पाएगा जब तक गुरु आपके साथ नहीं होगा। बहुत से अच्छे अभी वेब सीरीज़ आई हैं जिनमें जो मेंटोर्स होते हैं, जो सर लोग होते हैं, मैडम लोग होते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, और सबकी साइकोलॉजी समझकर, मानसिक दृष्टिकोण जिसका जैसा होता है। अब हर विद्यार्थी यहाँ जितने बैठे हुए हैं, आप सबके स्वभाव अलग अलग है। जब भी मैं पढ़ाती हूँ किसी को, उसका स्वभाव समझ के पढ़ाने का मेरा पहला उद्देश्य होता है, क्योंकि एक जैसी विद्या तो फिर जो रिकॉर्डेड यूट्यूब के वीडियोस हैं वो भी दे देंगे ना। अब जैसे आशाताई बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, जब आप लोगों ने सुनी होगी, कहीं देखी होगी, उन्होंने कहा था कि आकार आपका सही नहीं आता है तो आप बाकायदा 4 उंगली मुंह में डाल करके और फिर आकार का रियाज कीजिए। वो फैक्ट है, लेकिन वो हर किसी पे लागू नहीं होता। हर गाने वाले पे ये फैक्ट लागू नहीं होता। अब क्या होता है, अपने इतने बड़े आर्टिस्ट और ग्रैंड पर्सनालिटी ने ये बात कही है तो बिल्कुल स्वाभाविक है, हर कोई उस चीज़ को फॉलो करेगा, लेकिन हमें उसमें अपना भी इनपुट डालना ज़रूरी है कि मुझे ऑलरेडी मेरा आकार खुला हुआ है तो मैं ये करूँ कि नहीं। यहाँ अपनी स्वविवेक इस्तेमाल कीजिए। ये स्वविवेक इस्तेमाल करने के लिए क्रिएटिविटी, रचनात्मकता आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक ही बंदिश गा रहे हैं, रोज वो ही कर रहे हैं हम, फिर आए क्लास में, फिर वो यमन की बंदिश शुरू हो गई या किसी और राग की शुरू हो गई। ड्राफ्टेड नहीं करना, रोज दिमाग को ड्राफ्ट मत कीजिए आप, उसमें कुछ नया कीजिए। सिर्फ मुखड़ा है, जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे यमन की बंदिश है, पिया के नजर धा धंधा भर, पिया के नजरिया जादू भरे मोहलियों मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया जादू भरी। ये बंदिश है। हम रोज क्लास में कंटिन्यू, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। तो अब पता है गुरुजी ने बताया तो रोज वैसे ही साउंड कर रहा है। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की है ना, एक थॉट हो गया ये। अब आप थोड़ा मन में विचार लाओ ना, पिया शब्द को कैसे वेरिएट कर सकते हैं? शब्द है उसमें, हाँ वेरिएशन चाहिए ना, वो अपना रचनात्मक इनपुट है। कैसे लेंगे? पिया के नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया, वही पिया शब्द है लेकिन टाइमिंग अलग है। इससे एक्सप्रेशन निखर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है सुनने में। ये क्रिएटिविटी करना ज़रूरी है। ये आप नहीं करोगे ना
तो दिक्कत आएगी। रियाज में इनोवेशन, अनुसरण तो हो गया, पहली बात मैंने बता दी, गुरुजी ने बताया, उसको वैसे वैसे अनुसरण करना है। प्रत्येक का गला अलग अलग होता है, पता है, हर किसी का गुणधर्म अलग है, ये आप समझते हो। वॉइस टेक्सचर सबका अलग है, इसलिए सबके मुंह से वही शब्द बहुत अलग सुनाई देते हैं और अलग तरह से उसकी शैली बनती है। आपने अपने थॉट से अपनी अपनी स्टाइल क्रिएट होती है। आपका पिया के नजरिया अलग सुनाई देगा, आपका अलग सुनाई देगा, आपका अलग सुनाई देगा। तो म्यूजिक में कितना मैजिक है, आप देखो। जो करेगा अपने स्टाइल से करेगा, ये ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन आप इस कंटेंट को बढ़ाते नहीं हो, इसलिए ऐसा लगता है कि छोटा सा बस इतनी सी आती है मेरे को तो बंदिश। अरे उस बंदिश को 15 मिनट कर सकते हैं हम, 10 मिनट कर सकते हैं। ये रचनात्मकता आना ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदे हैं, बोलो, बताओ क्या फ़ायदे हैं इससे? अपना स्टाइल क्रिएट होता है, सिग्नेचर, राइट। फिर सुनने में अच्छा लगता है। अरे संगीत तो आनंद देने की चीज़ है ना, श्रोताओं को आनंद आएगा ना तो तभी आएगा ना, क्योंकि फिक्स गाएंगे, फिक्स बजाएंगे तो वो तो वाद्य में भी बजेगा ना, फिर हमारे गाने की ज़रूरत कहाँ है। इसलिए, और सबसे बड़ा भाव, इससे हम संगीत को अलग तरीके से समझेंगे, उसका संयोजन कर सकते हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर नाम सुना होगा आपने, है ना? क्या करते हैं वो लोग? म्यूज़िक अरेंज करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाते चले जाते हैं। उनको ये पता होता है मुझे वायलिन का क्या पीस इनको बताना है, मुझे हारमोनियम का क्या पीस चाहिए, तबले पर कैसे बजेगा, ये सारा उनके दिमाग में फिक्स हो जाता है और फिर वो टीम को अपने इतने विचारों को एग्जीक्यूट करके बताते हैं। रचनात्मकता की वजह से ये सब होता है। और सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं, एक आर्टिस्ट, एक कंपोज़र भी हो सकता है। जैसे मेरी अपनी किताब है स्वरार्पण नाम से, गुरु चरणों में समर्पित, उसमें मैंने क्लासिकल की बंदिशें बनाई हैं। तो मैं अगर राग के बारे में नहीं सोचती इतना, तो मेरा संगीत बढ़ता ही नहीं, है ना? तो संगीत बढ़ाने के लिए हमें अलग कुछ सोचना होगा। अलग मतलब शास्त्र से बाहर नहीं, शास्त्र में रहकर, शास्त्र के अंदर, वैसा का वैसा। बंदिश का मुखड़ा वही रहेगा, लेकिन आपके भाव अलग अलग प्रदर्शित होंगे। ये क्रिएटिविटी सबसे एडवांस स्टेज है। ये आपके रियाज की यात्रा निरंतर चल रही है, बेसिक का रियाज चल रहा है घर में, प्लान किया हुआ टाइम टेबल यथावत है, हम रोज़ कर रहे हैं, हम रोज़ ग्रो कर रहे हैं। हम राग पर आ गए हैं, हम राग के बंदिशों पर आ गए हैं, लेकिन बंदिश करते करते उसी बंदिश को हम इनोवेट कर रहे हैं, रचनात्मक बना रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। सृजन मतलब थिंकिंग, किसी के बारे में सोचना, किसी बंदिश के बारे में सोचो, क्योंकि क्या होता है, आफ्टर ऑल इट इज़ अ स्टोरी, कॉम्पोजिशन इज अ स्टोरी। वहाँ पे कोई विषय होगा जिसमें हीरो हीरोइन हो सकते हैं, आज की भाषा में हम इसको हिंदी में नायक नायिका कह सकते हैं। सोचा है इस बारे में? अब इतनी सारी कॉम्पोजिशन उनकी खुद की नहीं है। ये सोचो आप, भारत भर भ्रमण किया उन्होंने, विकट विकट परिस्थितियों में, बारिश हो रही है, मतलब मैंने तो बहुत सी स्टोरीज पढ़ी है कि छाता लेकर के खड़े हैं कहीं और ऊपर कहीं हवेली पर संगीत चल रहा है और उन्होंने वहाँ खड़े खड़े उस बंदिश को लिख लिया है, सिर्फ इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को मैं ट्रांसफ़र कर सकूं, उसकी मैं किताब बना सकूं, जो आपको बहुत इजीली आज अवेलेबल है। तो संगीत में ऐसी कितनी हस्तियां हो गई हैं जिन्होंने सदियों से, युगों से अपना योगदान दिया है और उसको कलाकार बनते ही थे, कलाकार भी थे, लेकिन अच्छे ग्रंथकार भी रहे, किताबों का स्वरूप दिया और उन किताबों के थ्रू आज हम पढ़ पा रहे हैं। तो हम जो पीढ़ी हैं, बैठे हैं अभी, हमारा क्या काम है? और खुद पहले उस योग्य बनिए कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड सोसाइटी, समाज में आप कुछ कर सके संगीत के लिए। बिकॉज स्वार्थ के लिए तो हर कोई करता है, स्वतः के लिए हर कोई करता है। ज्ञान अर्जन बहुत महत्वपूर्ण काम है, धन अर्जन जीविका चलाने का काम है, वो भी ज़रूरी है, बिना उसके हमारा जीवन चल नहीं सकता।
लेकिन उसके साथ हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, व्हाट यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी फॉर म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए बहुत इतना, और भी कभी मौका लगेगा तो ज़रूर आऊँगी आपके सामने, अगर आप बुलाएंगे तो। जितना मार्गदर्शन ताई से मिला है उसके लिए तालियां बहुत कम हैं। जोरदार तालियां। हम आभारी हैं ताई के, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक हमको आज बातें आपके साथ शेयर की हैं ताई ने। तो जितना नॉलेज यहाँ से मिला है उसको आप आगे ले जाएं और अनुसरण में लाएं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और भविष्य में जब भी हमें इस तरह के आपके आशीर्वाद की आवश्यकता लगेगी तो आप यहाँ पर। मैं सदैव यहाँ आने के लिए तत्पर हूँ। थैंक यू। प्रणाम सर, तबले पर थे। बहुत लाजवाब बजाया, वेरी नाइस। निष्ठा निष्ठा जी के लिए